अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम पलवशा शहाब है। मैं एक वकील हूँ और रशीद राजवी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट्स और लीगल एड फाउंडेशन फॉर विक्टिम्स ऑफ रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट के साथ डायरेक्टर की सूरत में वाबस्ता हूँ। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है नैब ऑन ट्रायल। ख्वाजा बरादरीन के मुकदमे में अदालत उज़्मा का जो हालिया फैसला आया है, इसकी वजह से नैब के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ बैठा है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक सियासी इदारा बन गया है जो अपने मकसद पूरा नहीं उतर पा रहा। नतीजतन सिविल सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई है कि ख्वाह नैब को तब्दील या तहलील कर देना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान भी तब्दीलियों के मुतालिक मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। इन सूरत हाल के मद्देनज़र आज हमने इस गुफ्तगू नैब ऑन ट्रायल का एहतमाम किया है। हमारे साथ अपने मुनफरिद ज़ाविया ख्याल से हमारी रहनुमाई करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट फैसल सिद्दीकी साहब, जो कि एक लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं, और रशीद राजवी सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट्स और लीगल एड फाउंडेशन फॉर विक्टिम्स ऑफ रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट के फाउंडर भी हैं। उनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी आरिफा नूर साहिबा, जो पिछले 20 साल से सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं और डॉन न्यूज़ पे अपना शो भी होस्ट करती हैं। तीसरे हमारे साथ मौजूद हैं जिब्रान नासिर साहब, जो कि एक जाने पहचाने सियासी और समाजी कारकुन हैं, जो कि हाई कोर्ट में वकालत भी प्रैक्टिस करते हैं। इनका मैं खुश आमदीद करूँगी और बहुत शुक्रिया आप सबके यहाँ मौजूद होने का। आप लोगों से थोड़ा सा फॉर्मेट शेयर कर देती हूँ। आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चन एंड आई रिक्वेस्ट एवरी रिस्पोंडेंट टू प्लीज आंसर इन टर्न। मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने अपने जवाबात को प्लीज 5 मिनट तक महदूद रखिए, ताकि हमारे पास वक्त हो कि हम आपस में उसके बाद भी गुफ्तगू कर सकें, और अगर रिस्पोंडेंट्स के आपस में एक दूसरे से कोई सवाल हो तो हम उनके लिए भी कुछ वक्त डेडिकेट कर सकें। मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो अभी फैसला आया है ख्वाजा बरादरान के मुकदमे में अदालत उज़्मा की तरफ से, इसके आपकी नज़र में क्या सियासी और कानूनी नतीजे और असरात आने वाले हैं मुस्तकबिल में? फैसल साहब, मैं दरख्वास्त करूंगी कि पहले आप प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। जी थैंक यू पलविशा। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ख्वाजा बरादरान के केस में, बुनियादी तौर पे समझें कि इसके 4 हिस्से हैं। पहली तो बुनियादी बात समझने की ज़रूरत है कि ये एक जजमेंट है जिसने ख्वाजा ब्रदर्स का केस नहीं डिसाइड कर दिया, यानी जो रेफरेंस है, जो मेन केस है, वो अभी भी पेंडिंग है ट्रायल कोर्ट में। ये जो सुप्रीम कोर्ट में के सामने इशू आया था, ये केस आया था, ये सिर्फ लिमिटेड था कि उनको बेल दी जाए या नहीं दी जाए, क्योंकि वो जेल में थे, ट्रायल चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है काफ़ी लंबी फैसला है, कोई 87 पेजेस का फैसला है। पहला जो हिस्सा है, जो तकरीबन हाफ ऑफ द जजमेंट है, वो तो लिमिटेड है कि ख्वाजा बरादरान को मेरिट्स पे बेल दी जाए या ना दी जाए, उनके खिलाफ केस बनता है या नहीं बनता। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तफसीलन ये बताया है कि अभी तक जो एविडेंस सामने आया है उससे ये नज़र आता है कि इनके खिलाफ एक तो कोई एविडेंस नहीं है, दूसरा कि कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि ये जो ख्वाजा ब्रदर्स है इनको इस इशू से, ये बेसिकली एक हाउसिंग स्कीम का केस था पैराग्राम सिटी का, उससे कनेक्ट किया जा सकता है। लेकिन तीसरी जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये एक ऐसा केस है जो लगता ये है कि प्राइवेट डिस्प्यूट है, एक बिजनेस डिस्प्यूट है प्राइवेट लोगों के दरमियान, और इसमें कोई करप्शन का एलिमेंट नहीं है। और उसी से सुप्रीम कोर्ट का दूसरा हिस्सा शुरू होता है जजमेंट का, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट फिर इस केस को भी देखता है और फिर नैब की परफॉर्मेंस को भी देखता है ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स, जब कोई 30 साल हो गए नैब को आए हुए, और वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि लगता ये है कि नैब जो है वो इन्वॉल्व है, खास तौर पे जहाँ पॉलिटिशियंस के केसेस होते हैं
कि वो इन्वॉल्व है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में। ये एक टूल बन गया है फॉर ऑपरेशन एंड विक्टिमाइजेशन ऑफ अपोनेंट्स। तो एक पॉलिटिसाइजेशन नैब की सुप्रीम कोर्ट ने बयान की है। जो इसका तीसरा हिस्सा है वो है, सुप्रीम कोर्ट बात करता है कि नैब के मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लगता ये है कि हमें नजर आता है कि जो पावर ऑफ अरेस्ट है, मतलब सबसे बड़ा स्टेट के पास जो वेपन होता है वो होता है लोगों को बंद करने का, पावर ऑफ अरेस्ट, तो उसको बड़ा अब्यूज किया जा रहा है खासतौर पे नैब के केसेस में। और जो सुप्रीम कोर्ट बेसिक बात करता है वो ये करता है कि भाई अभी तो केस चल रहा है ट्रायल कोर्ट में, अभी तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, वो आप उसको जितना बुरा इंसान समझते हो, आप समझते हो उसके ऊपर जितने सीरियस इल्जाम है, लेकिन कानून तो प्रिज्यूम करता है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। तो किसी को अरेस्ट करना ट्रायल के दौरान एक बड़ी सीरियस बात होती है, क्योंकि हर अक्यूज के भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, लिबर्टी के, आज़ादी के, डिग्निटी के। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई जब किसी को अरेस्ट किया जाए तो ये सोचना चाहिए कि भाई उसको अरेस्ट करना ज़रूरी भी है। ख़ास तौर पे इंक्वायरी अभी इंस्टीट्यूट होती है, लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, इंक्वायरी ख़त्म होती है, अरेस्ट कर लिया जाता है, इंक्वायरी के बाद नैब का नेक्स्ट स्टेज होता है इन्वेस्टिगेशन का, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही होती है और लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। यानी रेफरेंस से पहले, एक तरीके से केस दाखिल होने से पहले, क्योंकि हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद भी केस दाखिल ना हो और नैब कहे कि कोई केस नहीं बनता, तो उससे पहले लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़े खदशात का इजहार किया है कि वो कहता है कि लोगों की फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही हैं। तो ये पूछना चाहिए नैब को अपने आप से कि भाई क्यों अरेस्ट करें लोगों को, और कोई तरीका नहीं है कि उनको हम ये इंश्योर करें कि वो ट्रायल अटेंड करें, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें, वो एविडेंस को टैंपर ना करें। और भी तो तरीके हो सकते हैं, अरेस्ट करने की क्या जरूरत है। और जो फिर चौथा हिस्सा है जजमेंट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक लार्जर बात की है। उसको लोग समझते हैं कि वो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक किस्म की स्पीच दी है या वाज की है, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चौथे हिस्से में ये बताया है कि ये जो सब हो रहा है, पॉलिटिसाइजेशन एंड अब्यूज ऑफ अरेस्ट एंड वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये इंडिविजुअल्स तक लिमिटेड नहीं है, इसके बड़े ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस हैं मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में। सुप्रीम कोर्ट ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि इससे केओस कॉज हो रहा है, इससे डीजेनरेशन कॉज हो रही है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनलिज्म स्प्रेड कर रहा है। अब इसके दो किस्म के नतीजे हैं मेरे ख्याल में इस जजमेंट के। पहला तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस तो ये है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये सब पे बाइंडिंग है, नैब पे भी बाइंडिंग है, हुकूमत पे भी बाइंडिंग है, कोर्ट्स पे भी बाइंडिंग है। और इसका इमीडिएट मुझे नतीजा ये नजर आता है कि अब जहां पे बुनियादी तौर पे बेल एप्लीकेशंस लोगों की सुनी जाती हैं हाई कोर्ट्स में, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्योंकि हाई कोर्ट्स पे बाइंडिंग है, तो अब कोर्ट्स और लिबरल होंगे इन टर्म्स ऑफ ग्रांटिंग बेल, खास तौर पे जब उनको नजर आएगा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है या वो फंडामेंटल पे करेंगे। लोग कह सकते हैं बड़ा वक्त लगा, और गालिब का वो शेर भी याद आ जाएगा लोगों को कि खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अब खबर हो गई है बात की, तो अच्छी बात है। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस तो आप लोग अखबारों में पढ़ा होगा कि मेरी नजर में इस जजमेंट के पे आ गया है। हुकूमत भी इस जजमेंट को उसने बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं किया, वो बैकफुट पे चली गई है। यूजुअली हुकूमत जो है नैब को डिफेंड करती थी, पूरा नैरेटिव बदल गया, और जो निगोशिएशंस थी नैब के रिफॉर्म पे उसमें बड़ी तेजी आ गई है। और अब दो ड्राफ्ट्स हमारे सामने, एक हुकूमत है एक ऑपोजिशन का है, जिसपे मुझे नजर आता है इन द नियर फ्यूचर आपको तब्दीलियां नजर आएंगी नैब के कानून के अंदर।
شکریہ فیصل صاحب. میں گزارش کروں گی عارفہ صاحبہ سے کہ پلیز وہ اپنا نظریہ پیش کریے. جی بہت بہت شکریہ. فیصل صاحب نے بہت تفصیل سے اس ججمنٹ کا ذکر کیا کہ اس کے اندر کیا کیا پوائنٹس ہیں اور اس کو کس طرح دیکھا جا سکتا ہے. میں زیادہ ججمنٹ کے اوپر بات نہیں کروں گی بیکاز میرے خیال میں ایک تو آئی ایم ناٹ کوالیفائڈ فار اٹ اور دوسرا وہ بہت اچھا بولے ہیں. میرے لیے یہ جو ججمنٹ ہے اس کی جو پولیٹیکل اس وقت ایک انوائرمنٹ ہے اس کے اندر دس ججمنٹ میکس پرفیکٹ سینس in a way as a journalist who's constantly looking at politics. سیاست کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے لیے اس قسم کے جتنے بھی فیصلے آتے ہیں کورٹ سے ان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ لارجر جو سیاسی ماحول ہے اس سے ہوتا ہے. تو obviously ہمیں اس وقت یا میرے جیسے لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی ماحول بنا ہوا ہے اور کافی عرصے سے بنا ہوا ہے جس کے اندر بار بار یہ سوال اٹھایا گیا ہے اور اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جو نیب جس طرح آپریٹ کر رہا ہے جس طرح کام کر رہا ہے اور اس کا کیا اثر پڑا ہے معاشرے کے اوپر اور اکانومی کے اوپر. اور یہ جیسے فیصل صاحب نے بھی ذکر کیا اس ججمنٹ میں بھی آیا, یہ تو اب حکومت بھی کافی عرصے سے ان کو بھی احساس ہے کہ جس اکانومی کو وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر کتنا ایک نیگیٹو اثر پڑا ہے نیب کی کارروائیوں کا, اور اس لیے قانون میں وہ تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں. اور اپوزیشن جو ہے obviously وہ تو شکار بنی ہوئی ہے نیب کا, تو وہ تو کافی عرصے سے یہ چاہ رہی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے, مگر یہ اہم فیصلہ اس لیے ہے کیونکہ اس وقت ایک سیاسی ماحول بھی بنا ہوا ہے اور اس سیاسی ماحول کے اندر یہ دس ججمنٹ ہٹس آل دا رائٹ نوٹس ایز ون کین پٹ اٹ. اینڈ سو دس از ون ایسپیکٹ. دوسرا جو میں تھوڑی سی اگر تنقید کر پاؤں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک اب بہت یہ رواج بن گیا ہے کہ ہم سیاسی ماحول کے اندر ججمنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں. شاید اس کے فائدے ہوں گے, میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں ہیں, مگر اس کے ایک دو جو نقصانات مجھے نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری بہت زیادہ جو ایک فوکس ہو جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ججمنٹس کے اندر کامنٹری ہوتی ہے اس کو ہم بہت زیادہ اچھال دیتے ہیں یا اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. And I think that happened with this judgment also. اس کا شاید جو ایک نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو عام لوگ ہیں یا جو لوگ دیکھ نہیں پا رہے جو لیگل پروفیشن کو یا سپریم کورٹ کی یا جوڈیشری کی ورکنگز کو اتنا اچھا سمجھتے نہیں, وہ سچ مچ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کامنٹری ہے اس سے کوئی تبدیلی آئے گی. اینڈ I think we need to make that distinction کہ جو کامنٹری ہوتی ہے ججمنٹس کے اندر جہاں لیگل پوائنٹ نہیں ہے یا کوئی ایک بہت اسپیسیفک آپریٹو پارٹ نہیں ہے تو وہ کامنٹری ہی ہے. اس کا آئی ہوپ کوئی زیادہ سخت بات نہیں کری, مگر اس کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی اخبار کے ایک آپ ایڈ کی ہوتی ہے کہ واہ 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 بہت اچھی بات کر دی, پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ مجھے لگتا ہے کہ کئی دفعے ہم صحافی بھی خاص طور پہ, آئی ایم شیور آپ لائرز کو تو یہ پہلے سے ہی معلوم ہوگا, مگر ہم صحافی تو کئی دفعے بہت زیادہ ایکسائٹ ہو جاتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں کہ بھائی اس سے فرق کیا پڑے گا. تو یہ تھوڑا سا ایک تو فرق دیکھنا ضروری ہے. ایک تو میرے خیال میں یہ جو فیصلہ تھا بہت اچھا فیصلہ تھا, مگر اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ جو پچھلے دنوں میں ہم نے بہت سی ججمنٹس دیکھی, اگر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹس دیکھیں جو انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب یا احسن اقبال صاحب کے بیل میں دی, ان میں بھی اس طرح کی باتیں تھیں. اس سے پہلے جب چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب تھے انہوں نے ایک تقریر کی, اس کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا کہ نیب کی جو اب کارروائی ہو رہی ہے اس کا تاثر کیا ہے. میرے کہنے کا مقصد وہی ہے کہ بہت اہم چیز یہ ہے کہ ججمنٹ اچھی ہے, مگر ججمنٹ جو ہے اب وہ جو ایک سیاسی ماحول ہے جو اس کے اندر بات ہو رہی ہے, چاہے وہ سیاسی جماعتوں سے ہو یا جیسے آپ نے کہا سول سوسائٹی سے ہو, وکلا کی تنظیموں سے ہو, وہ سب یہی بات کر رہے ہیں. یہ ججمنٹ بھی اسی کے اندر فٹ ہوتی ہے. اور اس کے جو لیگل امپیکٹ ہے اس پہ آپ جو کہ
بیٹھے ہوئے ہیں لائرز وہ زیادہ بولیں گے, بٹ مجھے ایسی اس ججمنٹ میں سوائے جو خواجہ سعد رفیق صاحب اور ان کے بھائی کے حوالے سے ہے, اس میں کوئی ایسا لیگل پوائنٹ نہیں ہے جو مجھے نظر آتا ہے جو امپلیمنٹ ہوتا. ان کو آبویسلی ریلیف ملا ہے اور ملنا چاہیے تھا, مگر کیا اس ججمنٹ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جوڈیشری کی ورکنگ ہے اس پہ بہت زیادہ فرق پڑے گا جو پچھلی ججمنٹ سے نہیں پڑا؟ جو ایک بہت اہم بات ہے کہ چاہے آصف سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ ہو, چاہے اس سے پہلے اطہر من اللہ صاحب کی ججمنٹس ہوں, یہی بیل کے حوالے سے اور کیسز کے اندر, کسی ججمنٹ نے یہ سوال نہیں اٹھایا. سب بات کرتے ہیں کہ ریسٹ کے پاورز کو ابیوز نہیں کرنا چاہیے, پر کیا کبھی کسی ججمنٹ نے کہا کہ وہ نیب کورٹس کے ججز کیا کر رہے تھے جو بار بار ریمانڈ دیتے رہتے ہیں؟ سو یہ میں نے کہا نا کہ جو میرا ایک آبجیکشن تھا اس میں بات کر رہی تھی کہ کامنٹری پہ ہم زیادہ جب ایکسائٹ ہو جاتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا جوڈیشری کو جب ویسی ججمنٹ سیکھتے ہیں تو کیا ان کو صرف نیب پہ تنقید کرنی چاہیے یا کہنا چاہیے کہ ریسٹ پاورز کو ابیوز نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے اندر جوڈیشل سسٹم کا بھی ایک ہاتھ ہے. وہ یہ جو سیاستدان ہیں, جو خواجہ سعد رفیق صاحب ہوں یا ایس این اقبال ہوں یا کسی کا بھی آپ نام لے لیں, ان کا ایک دفعہ ریمانڈ نہیں لیا نیب نے, وہ بار بار جوڈیشری کے پاس جاتا ہے, وہ وہاں سے ایکسٹینڈ ہوتا ہے. کیا یہ نہیں ہو سکتا, اینڈ آئی ووڈ لائک دا ٹو لائرز آن دس پینل ٹو سے, کہ کیا سپیریئر جوڈیشری جب اس قسم کے ججمنٹس لکھتی ہیں اور وہ نیب کے اوپر اتنی تنقید کرتی ہیں اور صحیح کرتی ہے, کیا وہ یہ بھی نہیں ڈسکس کر سکتے کہ یہ جب ریمانڈ دیا جاتا ہے جس کے اوپر کورٹس کا ہی ٹھپا لگتا ہے, اس کے بارے میں کچھ نہیں ہو سکتا؟ سو دس از ون پوائنٹ, اینڈ ویری کوئکلی دا لاسٹ پوائنٹ کہ اس کی پولیٹیکل ریمیفیکیشنز تو میرے خیال میں یہ ججمنٹ اس لیے آئی ہے کیونکہ پولیٹیکلی ماحول چینج ہو چکا تھا. اس سے سیاست پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, سیاست تبدیل ہوئی تو اس لیے یہ ججمنٹ آئی. I think I've covered all the points here. Thank you عارفہ صاحبہ. جبران ناصر صاحب اگر آپ پلیز اس کوشچن کو ایڈریس کر سکیں. السلام علیکم جی. میں جب عارفہ بات کر رہی تھی تو بار بار اس لیے مسکرا رہا تھا چونکہ ان کو تمام وہ شکایتیں ہیں اس ججمنٹس پر ماحول سے جو مجھے ہیں, اور فیصل صدیقی صاحب اس لیے مسکرا رہے تھے چونکہ ان شکایتوں کا اظہار میں نے انہی الفاظ میں کچھ دن پہلے ان سے کیا تھا. پہلے تو چونکہ ججمنٹ کے اوپر تفصیلی جائزہ لیا جا چکا ہے, ہمارے سینئر جو کاؤنسل ہیں انہوں نے لیا ہے, تو میں صرف نیب پہ آ جاتا ہوں. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, نیشنل سے مراد ملک گیر, قومی سطح پہ کسی چیز کا ہونا جس کے اندر اندیہ دیا جاتا ہے کہ قوم نے مل کے کسی جمہوری فورم پہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا, مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کی پاکستان میں نہ کسی صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت نے آج تک مشرف صاحب کے جانے کے بعد پولیٹیکل اونرشپ نہیں لی. حکومت ایٹ موسٹ نیب کو یہ کہہ کے ڈیفینڈ کرتی ہے کہ یہ ایک اٹونومس ادارہ ہے, یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, کہ یہ جو ریفرنس ہے یہ ہم نے نہیں, ہم سے سابقہ حکومتوں نے فائل کیے. مگر اونرشپ نیب کے کسی بھی ڈیسیجن کی یا نیب کے خلاف جب کوئی آرڈر آتا ہے نہیں لیا جاتا. دوسری بات یہ بھی ہمیں واضح ہے کہ اس کو بنانے والا ایک ڈکٹیٹر تھا, ہماری جو ہے قومی اسمبلی نہیں تھی. پھر ہم آ جاتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی پہ, جو دوسرا لفظ ہے, یعنی کہ پرپز اس ادارے کا تھا کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کرے گا, لوگوں کا احتساب کرے گا, مگر سپریم کورٹ ہمیں بتا رہی ہے جو لفظ استعمال کر رہی ہے پگمیز. ایک تو جو ایوان میں بیٹھے ہیں اس وقت پارلیمان میں سیاستدان جن کو پگمی کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے, ان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین نظریہ جو ہے ان کے لیے لفظ استعمال کر رہی ہے کہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اپوزیشن کو وکٹمائز کرنے کے لیے یہ ادارہ کام کر رہا ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں تیسرے لفظ پہ جو کہ ہے بیورو, سے مراد ہے ادارہ. ادارے میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ادارے میں ہوتی ہے کہ اس کی کارکردگی اور اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی کوالیفیکیشن. کارکردگی کے بارے میں چیف جسٹس کہہ چکے ہیں کہ جو نیب کے ریفرنسز میں اتنی دیری ہوتی ہے یہ نیب کا اپنا قصور ہے, ان کی پرفارمنس ایٹ پار نہیں ہے کسی بھی اچھے لیول کے حوالے سے. اور کوالیفیکیشن کے حوالے سے بھی سوال ہو رہا تھا کہ ایک انجینئر کے اندر جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, جن کا فوجداری کے مقدمے کا کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ باقاعدہ ایک پورے نیب کے ڈویژن کے ڈی جی بنے بیٹھے ہیں. منگی صاحب کا جو ذکر ہو رہا تھا, یعنی کہ اس پہ بھی سوال اٹھا دیا. اور پھر ہم ان میں جگہوں پہ جو کام کر رہے ہیں لوگ ان کی کریڈیبلٹی پہ آ جائیں تو آج تک یہ معمہ حل نہیں ہو سکا کہ وہ ویڈیو جو چیئرمین نیب کی ہے وہ کیوں بنائی گئی تھی,
اور بنانے کے بعد کیوں ریلیز کی گئی تھی اور ریلیز ہونے کے بعد ان خبروں سے کیوں غائب ہو گئی تھی، اس کی تحقیقات آج تک ہوئی کیوں نہیں۔ اب جو بات عارفہ کر رہی تھی وہ بالکل صحیح کر رہی تھی کہ دیکھیں اس ججمنٹ نے کوئی نئی چیز ہمیں نہیں بتائی ہے۔ جس بات پہ ہم انحصار کر رہے ہیں پرسنل لبرٹی کے حوالے سے، تو بیل کے اور ریمانڈ کے اوپر بہت بے تحاشا پاکستان کا کیس لاء موجود ہے۔ بیل اور اریسٹ صرف نیب کے پاس اختیارات نہیں ہیں، یہ ریمانڈ کے تمام جو بھی آپ کے فوجداری کے مقدمات ہیں اس میں بیل کا سوال اٹھتا ہے، اس میں ریمانڈ کا سوال اٹھتا ہے۔ یہ بار بار ہمیں الگ الگ ججمنٹ سے پڑھنے کو ملتا ہے کہ جی ایک ٹیسٹ ہے قانون میں پروپورشنالٹی کا اور ریزنیبلنس کا، جس کے حوالے سے آپ کو میجر کرنا ہے، مگر تضاد بلکہ تضاد سے زیادہ کنفیوژن سپیریئر جوڈیشری میں سطح کی نظر آتی ہے کہ جس دن سعد رفیق کے کیس میں یہ فیصلہ آیا سپریم کورٹ کی جانب سے، اسی سے 2 دن پہلے نیب کا کورٹ تو چلیں وہ ڈسٹرکٹ سیشن جج جو ہوتے ہیں اس لیول کے لوگ نیب کے کورٹ کے ججز ہوتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ نے 2 دن پہلے میر شکیل الرحمان کی بیل ڈینائی کی۔ کیا کہہ کے کی، کس بنیاد پہ کی؟ کیا کب ان کو نہیں پتا تھا کہ سپریم کورٹ یا پاکستان کی عدالتیں جو ہیں پروپورشنالٹی کا اور ریزنیبلنس کا اور باقی سارے ٹیسٹ قائم کر چکی ہیں؟ مگر ایک بالکل تضاد نظر آتا ہے، اور اسی تضاد کی وجہ سے اس وقت ہماری جوڈیشری کو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ دیکھیں ایک تو ان کا اپنا ایک بہت بڑا کرائسس چل رہا ہے کریڈیبلٹی کا۔ نیب میرے نزدیک سپریم کورٹ کو ملا ہے کہ ایزی پنچنگ بیگ، اس ادارے کے کپڑے اتارو، اس ادارے کی بےزتی کرو تاکہ جمہوریت کے اندر انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام گنوا دو۔ ورنہ مجھے ایک بات بتائیں، اس ادارے کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج شوکت صدیقی اگر بولے کہ جوڈیشری کے اندر انفلوئنس ہے باقی اداروں کا، تو اس کو آپ فارغ کر دیتے ہیں کریں، جو کہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس رہ چکے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے امپورٹنٹ فیصلوں میں بینچ کا وہ حصہ تھے کہ جی ہاں یہ انٹرفیئرنس اور پریشر آتا ہے تو اس کے اوپر ہم خاموش ہیں، ہم سوال نہیں اٹھا رہے۔ اس وقت قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے اپنے کیس ایف بی آر کا اس کے اندر کیا ڈومین ہے، کیا کارکردگی ہے، اس پہ سوال اٹھ رہا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ٹینیور میں 3 بار ہائی کورٹ سے ججز پروموٹ ہو کے سپریم کورٹ جا چکے ہیں، مجھے کیوں نہیں پروموٹ کیا جا رہا، مجھے کیوں نہیں کنسیڈر کیا جا رہا کہ اس کے پیچھے وہ سخت ججمنٹس ہیں وقاص احمد سیٹھ صاحب کے، جو انہوں نے فاٹا کے کچھ قوانین کے حوالے اور اسی حوالے سے جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس وقاص احمد سیٹھ صاحب، وہ باقاعدہ ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے، ایک شکایت گئی ہے کہ جب سے میں چیف جسٹس ہوں یا ہائی کورٹ میں ہوں، میرے ٹینور میں 3 بار سپریم کورٹ کے اندر ججز کی ایلیویشن ہوئی ہے اور مجھے نظر انداز کیا گیا ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جب ہم وقاص احمد سیٹھ صاحب کو دیکھتے ہیں تو ان کے بہت سے فیصلے ایسے سخت فیصلے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کے خلاف تھے، جن کی اپیل اب سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں۔ تو ایک بہت بڑا کرائسس پیریڈ جوڈیشری کی اپنی کریڈیبلٹی کا بھی ہے، اپنی پولیٹیکل انڈیپینڈنس کا بھی ہے، اور اسی کے اندر یہ ایک اور چیز جو آپ نے بات کی ریمارکس والی، یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں ہمیں یہ احساس ہونے اس طرح سے ادا کیے جاتے ہیں، ورنہ مجھے بتائیں 2 دن پہلے تو ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ کراچی الیکٹرک جو کمپنی ہے کراچی کی، اس کے تمام جو سینئر مینجمنٹ ہے وہ ای سی ایل کے اندر جاری ہے اور ان پہ پرچے کٹ جائیں گے اور یہ گرفتار ہو جائیں گے، مگر جب وہ آرڈر میں آیا اور اس کی تشریح ہوئی تو پتہ چلا کہ بہت مختلف چیز تھی۔ تو یقیناً ایک عام فہم آدمی وہ خبروں کے بلیٹن میں ٹکرز پڑھ کے احساس کرتا ہے کہ شاید کوئی انقلاب لے آئی ہے سپریم کورٹ، مگر آرڈرز اس سے بالکل ہٹکے ہوتے ہیں۔ اور یہ فرق کرنا پڑے گا کہ ججز کا جو مقام ہے، چونکہ یہ سیاستدانوں کا پوڈیم نہیں ہے، یہ منصف کی جو کرسی ہے، یہاں پہ تقریریں نہیں فیصلوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ اپنے فیصلوں کے ذریعے عوام تک جو ہے جسٹس انصاف پہنچائیے، صرف ان کے جذبات کی عکاسی نہ کریں اپنے ریمارکس کے ذریعے۔ شکریہ جبران صاحب۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنا اگلا سوال پوچھوں گی، and I think this kind of leads into it۔ میں آج اپنے رسپونڈنٹ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو احتساب پہ توجہ مرکوز ہوئی ہے یا جو احتساب کی سیاست ہو رہی ہے، اس کے کیا منفی اثرات آپ کو ملک کے لیے نظر آتے ہیں؟ What are the negative consequences of this politics of corruption that is going on, or this national focus on corruption? فیصل صاحب اگر آپ پہلے پلیز رسپونڈ کریں۔ جی، if very interesting comments of course by Arfa and Gibran، اور مجھے لگا جیسے میں بہت ہی biased آدمی ہوں when it comes to the judiciary، کیا کریں it comes with the profession، لیکن بہت امپورٹنٹ باتیں کہی ہیں دونوں نے۔ میں بس ایک بریف کامنٹ کر دوں بفور کیا فائدہ ہے؟ میں جو آپ دونوں نے باتیں کی ہیں میں آپ سے کمپلیٹلی اگری کرتا ہوں، لیکن میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ جوڈیشری کوئی ریولوشنری انسٹیٹیوشن نہیں ہے،
तो उससे कोई ये एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती कि वो कोई ऐसी चीज करेगी जो इवन कॉन्स्टिट्यूशनली रेवोल्यूशनरी है। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि क्या जुडिशियल माइंडसेट में कोई चेंज आया है, क्या जुडिशियल अप्रोच में कोई चेंज आया है। मैं सिर्फ इसको इस लिमिटेड हद तक देखता हूँ। जो आप लोगों ने जिक्र किया खोसा साहब की स्पीच का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट का, देखिए उसमें और इसमें बड़ा फर्क है। स्पीच के कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक बाइंडिंग होती है। जब सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है वो सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग होती है, वो सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, उसकी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ही डिफरेंट होते हैं। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ही होती है कि वो सिंबलाइज करता है। सुप्रीम कोर्ट कभी मानेगा नहीं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा होता है कि अब हम अपना माइंडसेट बदल रहे हैं। तो जरा देर लगी, 21 साल लगे, लेकिन माइंडसेट बदल रहा है। और मेरी नजर में पिछले 21 साल में मैंने इस किस्म की जजमेंट, इस किस्म की क्रिटिक नैब की नहीं देखी। जहां तक रिमांड के इशूज का और इस एहतसाब में जो अब्यूज हुआ है उसमें कोर्ट्स का अपना जो रोल है, उस पे मैं आऊंगा जब हम बात करेंगे इसकी अमेंडमेंट्स की। बट लेट मी फर्स्ट टेक द क्वेश्चन विच पलविशा हैज एड्रेस्ड। देखिए, मेरी नजर में इस मुल्क में दो बुनियादी प्रिजम्पशंस कर ली गई हैं। पहली प्रिजम्पशन ये है कि हम ये समझते हैं कि इरेडिकेशन ऑफ करप्शन जो है वो पैनासिया है सारे मसाइल के हल का। यानी हम करप्शन अगर हल कर दें तो उससे हमारे पॉलिटिकल मसले भी हल हो जाएंगे, सोशल मसले भी हल हो जाएंगे, इकोनॉमिक मसले भी हल हो जाएंगे, कल्चरल प्रॉब्लम्स भी हल हो जाएंगे, हम नए इंसान बन जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि एक सेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल एलीट और एटलीस्ट हमारी मिडिल क्लासेस में ये प्रिजम्पशन बड़ी डोमिनेट करती है। ये मेरी नज़र में हिस्टोरिकली या कंपैरेटिवली अगर आप और मुल्कों की डेवलपमेंट देखें, इसका कोई एविडेंस नज़र नहीं आता कि करप्शन जो है वो क्या रूट कॉज है लोगों की मसाइल का, या वो इरेडिकेशन ऑफ करप्शन कोई सोल्यूशन है एक मुल्क की डेवलपमेंट का। मुझे तो इसका कोई एविडेंस नज़र नहीं आता। एक मसला है, लेकिन ये बुनियादी मसला नहीं होता सोसाइटीज का जिसको इरेडिकेट करके सारे मसले हल हो जाते हैं। लेकिन एक दूसरी प्रिजम्पशन भी है। वो दूसरी प्रिजम्पशन ये है कि ये जो करप्शन का मसला है इसका सोल्यूशन लाया करता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के थ्रू। यानी कहा यह जाता है कि कोई 50 लोग हैं, कोई 100 लोग हैं, कोई 200 लोग हैं, अगर हम उनको पकड़ के बंद कर दें तो करप्शन का मसला हल हो जाएगा। तो यानी करप्शन को देखा जाता है इंडिविजुअलिस्टिक टर्म्स में, करप्शन को देखा जाता है उसका सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ पनिशमेंट के टर्म्स में। अगर आप करप्शन के बारे में पढ़ें हिस्टोरिकली, कंपैरेटिवली, तो हमें ये नजर आता है, और जो पाकिस्तानी सोसाइटी को जरा देखें, करप्शन कोई इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉब्लम नहीं है, ना इसका हल जजा और सजा से है। ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, ये एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है, ये एक स्टेट के ब्रेकडाउन का प्रॉब्लम है, ये एक सोसाइटल ब्रेकडाउन का प्रॉब्लम है। लोग इलीगल और करप्ट मीन्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उस माशरे में, उस स्टेट में इसी तरह काम होता है। उनका कोई दिल नहीं चाहता कि वो ये काम करें, मसाइल ही इस तरह हल होते। यानी करप्शन हमारे स्टेट में एक मसला नहीं है, हमारा पूरा स्टेट ही करप्ट है, और नॉन करप्शन या ऑनेस्टी उस स्टेट स्ट्रक्चर का एक एक्सेप्शन है। तो ये जो दो प्रिजम्पशंस हैं कि करप्शन एज अ पैनासिया और करप्शन एज एन इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉब्लम व्हिच कैन बी सॉल्व्ड थ्रू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आई थिंक इससे 3 बुनियादी मसाइल डेवलप होते हैं। पहला मसला ये डेवलप होता है जिसका आरफा ने भी जिक्र किया कि एक जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स डेवलप होती है, एक लीगलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स डेवलप होती है, एक किस्म की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स की पॉलिटिक्स डेवलप होती है कि जो लोगों के, हमारे पॉलिटिकल एलीट्स के जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, पावर के,
आइडियोलॉजी के, पर्सनैलिटी के जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल करने की कोशिश करी जाती है बाय प्लेइंग करप्शन गेम्स, यानी FIR कटवा के, रेफरेंसेस कटवा के सियासत की जाती है। तो एक कॉन्सिक्वेंस ये होता है इन दो प्रिजम्पशंस का। दूसरा कॉन्सिक्वेंस जुडिशरी के ऊपर होता है, वो ये होता है कि जो सारे मसाइल का जो आरफा और जिब्रान ने जिक्र किया, मेरी नज़र में उसका रूट कॉज इसमें लाए करता है। देखिए, जुडिशरी भी एक पावर प्लेयर है, वो कभी पॉलिटिकल एलीट का साथ देती है, वो कभी मिलिट्री एलीट का साथ देती है, वो भी अपने स्ट्रेटेजिक गेम्स खेलती है, वो कोई न्यूट्रल एक्टर नहीं है। वो कभी अवाम में जिस चीज से खुश हो जाते हैं, एक पॉपुलराइजेशन ऑफ जुडिशियल वर्डिक्ट्स भी होता है, लेकिन इसका नतीजा ये होता है, इसके अलावा जो बेसिक प्रॉब्लम है मेरी नज़र में, वो एक जुडिशियल माइंडसेट गलत डेवलप हो गया है हमारे सोसाइटी में। वो ये है कि जजेस का रियली ये ख्याल है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि करप्शन दूर करना उनका बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, उनके जेन्युइनली ये ख्याल है। मेरी नज़र में कॉन्स्टिट्यूशन में इस किस्म की कोई ऑब्लिगेशन जुडिशरी को नहीं दी गई है कि आप करप्शन को दूर करें। जो बुनियादी ऑब्लिगेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जुडिशरी को दी गई है वो है डिफेंडिंग फंडामेंटल राइट्स, और वो इतना कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके लिए 2 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्रिएट की। किसी और इशू को टैकल करने के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 रेमेडीज क्रिएट नहीं की हैं। आप हाई कोर्ट जा सकते हैं 199 में, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं 184(3) में। तो ये जो जुडिशियल एक रॉन्ग माइंडसेट, एक स्टूडेंट्स डेवलप हो गई है, और ये इट इज अपार्ट फ्रॉम कि वो जो स्ट्रेटेजिक गेम्स खेलते हैं जजेस ऑफ अलाइनिंग विद वेरियस एलीट्स, इसके अलावा मेरे ख्याल में उनके दिमागों में ये बात बैठ गई है और ये जजमेंट रीफ्रेम करता है कि भाई आपका बुनियादी काम करप्शन दूर करना नहीं है, आपका बुनियादी काम है लोगों की फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। यही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। लेकिन एक तीसरा मसला भी इससे क्रिएट हो गया है, वो ये हो गया है इन 2 प्रिजम्पशंस जिसका मैंने जिक्र किया, करप्शन एज अ पैनासिया एंड करप्शन एज एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम, कि हमारे स्टेट की जो 2 ब्रेकडाउन्स हैं, एक फिस्कल क्राइसिस है, सिवियर पैसों का मसला है, टैक्स जमा नहीं कर सकते, स्टेट जो है फंक्शन नहीं करता बिकॉज कि उसका कांस्टेंट फिस्कल क्राइसिस होता है, और दूसरा एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ब्रेकडाउन है, लोगों को कन्विक्ट नहीं कर पाते इवन ऑन जेन्युइन केसेस। ये जो दोनों मसले हैं वो मेरी नज़र में अब नैब के थ्रू हल किए जा रहे हैं। फिस्कल क्राइसिस जो है स्टेट का, हमें यह बताया जाता है कि नैब ने 500 अरब रुपए रिकवर कर ली, एज इफ करप्शन केसेस के थ्रू रिकवरी करके आप अपना फिस्कल क्राइसिस दूर कर देंगे, आप अपने टैक्सेशन सिस्टम का ऑल्टरनेटिव क्रिएट कर देंगे। इसी तरह प्ली बार्गेन करके आप प्ली बार्गेन, जिस तरह आप सबको मालूम है कि लोग केस चलने से पहले मान लें कि उन्होंने गलत काम किया और पैसे वापस कर दें, वो एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया गया है इन ऑर्डर फॉर एज एन ऑल्टरनेटिव कि आप लोगों के खिलाफ एक इफेक्टिव केस बनाएं और इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन करें। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ है कि आपको नजर आता है इस फिस्कल रिकवरी नैब के थ्रू फिस्कल क्राइसिस को दूर करना और प्ली बार्गेन्स एज एन ऑल्टरनेटिव कि आप लोगों के खिलाफ इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन करें। इसका नतीजा ये है कि आपने सिविल डिस्प्यूट्स, बिजनेस डिस्प्यूट्स को क्रिमिनलाइज कर दिया, यानी क्योंकि लोगों से रिकवरी करनी है तो आप बिजनेसमैन को पकड़ लेते हैं। जो लोगों की सिविल डिस्प्यूट्स होती हैं आपस में और स्टेट के साथ, आप उसको नैब को भेज देते हैं ताकि आप रिकवरी कर सकें पैसे की उनसे, और फिर कह सकें कि हमने 500
अरब रुपए रिकवर किए हैं। आप ब्यूरोक्रेट्स के इलीगल एक्शन, बहुत नेग्लिजेंट एक्शंस को करप्शन का रंग दे देते हैं, उनको क्रिमिनल केसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। भाई ब्यूरोक्रेट्स तो हर रोज गलत काम करते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो एक करप्शन का केस हो। लेकिन उसका नतीजा ये निकला है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी पैरालाइज हो गई है। तो जब तक ये दो प्रिजम्पशंस नहीं बदलेंगी फंडामेंटली, मेरे ख्याल में ये जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है, जेन्युइन प्रॉब्लम है करप्शन का, लेकिन इसके जो एक सिवियर ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया फैसल साहब। आरिफा साहिबा, अगर आप प्लीज सवाल पे रिस्पॉन्ड करें। जी, आई थिंक कि मैं कैरिंग फॉरवर्ड फ्रॉम व्हाट फैसल साहब सेड, मैं भी यही बात करूंगी कि मेरे ख्याल में करप्शन को हमारे मुल्क में दो जावियों से देखने की ज़रूरत है। करप्शन एक जेन्युइन इशू है, आम आदमी के लिए है, और इसलिए शायद सियासी जमातें भी उसको बहुत अहमियत देती हैं, उनकी भी पॉलिटिकल लैंग्वेज का ये हिस्सा है, क्योंकि एक आम इंसान की ज़िंदगी के अंदर रोज़मर्रा चाहे बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, नौकरी हासिल करना हो, पुलिस से सड़क पे जो बाइक वाला रोज़ दफ्तर जा रहा है या घर जा रहा है, उसके लिए सबसे बड़ा मसला वो पुलिस वाला है जो उसको हर इशारे पे रोकेगा। वो अपने बच्चे को स्कूल में कैसे जमा करवाएगा, वो घर कैसे लेगा, नौकरी कैसे हासिल करेगा। हर किसी को इन सब मसाइल के अंदर उनको लगता है और सही लगता है कि करप्शन की वजह से उनको जो ज़िंदगी में मिलना चाहिए वो नहीं मिलता या उनके साथ ज़्यादती होती है। सो ये उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप जब भी कोई ओपिनियन पोल देख लें जिसमें वो बात करते हैं या एक ओपिनियन सर्वे आता है कि कौन सा डिपार्टमेंट है जिससे आपको सबसे ज़्यादा मसला है या शिकायत है, पुलिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट। वो इसलिए नहीं है कि पुलिस शायद ज़्यादा करप्ट है, शायद इसलिए भी होगा क्योंकि उनका उससे वास्ता पड़ता है बहुत ज़्यादा। सो एक तो ये इशू है, पर आम आदमी के लिए गालिबन वो इस लेवल पे इशू है। पॉलिटिकल एलीट्स इस मसले को हल नहीं कर पाई। वो क्यों नहीं हल कर पाई वो एक अलहदा बहस है, मगर उनकी जो पॉलिटिकल लैंग्वेज है उसके अंदर करप्शन मेरे ज़ाती ख्याल में एक इशू इसलिए बना है क्योंकि उनको पता है कि दिस इज़ समथिंग दैट रेजोनेट्स विद द पीपल। सो जब तक पीएमएलएन ने पीपीपी के सामने इलेक्शन लड़ना होता था, अगर आप देख लें पहले की बात करें जब पीटीआई एज सच पिक्चर में नहीं थी, तो पीएमएलएन की भी बातें करप्शन पे वही होती थी कि जरदारी साहब का पेट काट के हम पैसे निकाल लेंगे, और ये इस किस्म की गुफ्तगू वो इसलिए करते थे क्योंकि उनको पता था पंजाब के अंदर एक तासुर है, और वो तासुर ये है कि पीपीपी करप्ट है, और जो इमेज पीएमएलएन का था वो ये था कि ये वो वाली जमात है जो इतनी करप्शन नहीं करती, और ये लोगों को हम बचाने आए हैं, हम सिस्टम को सही करेंगे। पीटीआई ने भी उसी पॉलिटिकल लैंग्वेज को इन अ वे इनहेरिट किया है, और ऑब्वियसली वो उसको एक दूसरे लेवल पे लेके गए हैं। ये हो गई आई थिंक एक ये एस्पेक्ट है करप्शन का हमारी मुआशरे के अंदर। अब जो दूसरा है वो भी जैसे फैसल साहब ने कहा, एक हमारी पॉलिटिकल एलीट्स की आपस में जो जंग है उसके अंदर करप्शन को इस्तेमाल किया जाता है। 90 की दहाई के अंदर आप देख लें तो ये जो जंग थी इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के दरमियान और सियासतदानों की आपस में, उसमें हमेशा करप्शन इस्तेमाल हुई। एक दूसरे को जेल भेजना, एहतसाब ब्यूरो बनाया गया, उसका काम ही यही था। जो सारे पुराने केसेस थे पीपीपी के ख़िलाफ़ वो पीएमएलएन के ज़माने में बने। मुशर्रफ साहब जब आए पावर में उन्होंने उसी को आगे चलाया, रीनेम कर दिया, बट इट वाज स्टिल द बेसिक कॉन्सेप्ट वही था। और फिर मुशर्रफ साहब ने इस करप्शन ड्राइव को जो 99 में शुरू हुई थी इसीलिए स्लो किया, उसी वजह से स्लो किया जो हम आज बातें सुनते हैं कि जी इकोनॉमी नहीं चल रही, ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं करने, बिजनेस कम्युनिटी नाराज है। क्योंकि 99 का जब कू हुआ था गालिबन बहुत से लोगों को शायद याद नहीं होगा,
تو اس کو کے وقت صرف PMLN کے سیاستدان جیل میں نہیں گئے تھے, بہت سارے بڑے بزنس مین کو انہوں نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا تھا کہ یہ جی انہوں نے لون ڈیفالٹ کیا ہوا ہے, پیسے نہیں حکومت کے واپس کیے ہوئے, اور پھر وہ آہستہ آہستہ سب چھوڑے گئے تھے. بہت سے جو جنرلز ہیں اس زمانے کے جنہوں نے اس پہ بات بھی کی ہے, وہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ وہ جب نیب کو ہیڈ کر رہے تھے انہوں نے اس لیے چھوڑا کیونکہ ان کو اس وقت کی حکومت جو ایک ملٹری گورنمنٹ تھی اس سے یہ آرڈرز آئے کہ جی اب ہم نے اکانومی چلانی ہے, سو نیب ہیز ٹو سلو ڈاؤن. اور یہ جو سرکل ہے یہ ہماری پالیٹکس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے کہ وہ ایک وقت آتا ہے, 10 سال کا پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر نیب بہت ایکٹیو ہوتی ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سلو ڈاؤن ہوتی ہے. اور یہ بالکل اسی طرح چلی ہے کہ جو 2008 کے بعد کا اگر آپ پیریڈ دیکھیں تو کیونکہ 2 سیاسی جماعتیں تھیں, وہ پاور میں تھیں, وہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کر کے آئی ہوئی تھی, تو نیب بالکل ارریلیونٹ ہو گیا تھا. میرے خیال میں اگر آج کسی عام انسان سے پوچھیں کہ 2008 کے بعد نیب کے چیئرمین کون تھے تو آدھے لوگوں کو نام بھی نہیں یاد ہوگا. اور ایک ان میں سے چیئرمین ایسے تھے مجھے ابھی بھی یاد ہے جن کو کیونکہ ان کے پاس کام کوئی نہیں تھا کرنے کو, تو انہوں نے نیب کے قانون میں سے یہ کہیں جملہ نکال لیا کہ نیب کا کام تو پریونشن ہے رادر دین فائنڈنگ کیسز. تو انہوں نے ایک پوری ڈرائیو شروع کر دی تھی کہ کس طرح وہ کرپشن کو پریونٹ کریں گے معاشرے کے اندر, کیونکہ اور ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا. پینما کے کیسز میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب پینما کا کیس چل رہا تھا تو سپریم کورٹ بلا کے مطلب کہ بیسکلی بار بار پوچھ رہی تھی نیب کے چیئرمین سے کہ حدیبیہ کا کیس کیوں نہیں کھولتے, وہ انکار کر رہے تھے کیونکہ اس وقت ایک بالکل ماحول فرق تھا اور نیب کی انسٹرکشنز مختلف تھیں, چیئرمین بھی مختلف تھا. بٹ وہ بائی دا ٹائم دی الیکشنز ٹک پلیس یا بائی دا ٹائم پرائم منسٹر دا PMLN پرائم منسٹر واز ڈسکوالیفائڈ, نیب کا بالکل ایک وہ جس کو کہتے ہیں کہ DNA تبدیل ہوا. کس طرح ہوا اس پہ ایک الگ بحث ہے. اور پھر یہ اکاؤنٹیبلٹی کی ڈرائیو شروع ہوئی, اور وہ جو ڈرائیو ہے اس کا بھی سیاسی مقصد تھا. وہ سیاسی مقصد ایک حد تک آگے چلتا ہے, اس کے بعد جب اکانومی افیکٹ ہوتی ہے تو اس اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو کو جیسے کہ مشرف کے زمانے میں سلو ڈاؤن کیا گیا, مگر سیاست دانوں کے خلاف وہ سلو ڈاؤن نہیں ہوئی. اور میرا نہیں خیال, یہ میرا خیال ہے کہ وہ آگے بھی بہت فرق پڑے گا. ہم آج جتنی مرضی باتیں کر لیں کہ کیا پرسیپشن بن گیا ہے نیب کا, اور اس وقت کس قسم کی ہمیں نیب کے قانون میں تبدیلی چاہیے, اور جوڈیشری کی کیا ججمنٹس آ رہی ہیں, جو سیاستدان ہیں ان کے خلاف مجھے لگتا ہے کہ یہ کیسز ابھی بھی چلیں گے, بیکاز یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ کی آپس کی اسٹرگل ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. جو کچھ بھی آبجیکٹیوز حاصل کرنے ہیں یا کیے جانے ہیں اس کی وجہ سے, چاہے اپوزیشن کے سیاستدان ہو یا کبھی کبھی حکمران جماعت کے سیاستدان ہو, ان کے خلاف یہ کیسز چلتے رہیں گے اور دباؤ بھی ڈالا جائے گا. اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ کی ججمنٹس آ رہی ہیں, مگر آپ دیکھیں کہ یہ پچھلے 3 یا 4 مہینوں کے اندر ہی, if I have my ٹائم لائن کریکٹ, PMLN اور PPP کے خلاف کتنے نئے کیسز کھولے گئے ہیں. جو فارمر پرائم منسٹرز ہیں ان کو گاڑیوں کے کیس میں بلایا گیا ہے, ان کو توشہ خانہ کے کیس میں بلایا گیا ہے, ایسٹس بیونڈ مینز کے کیسز نئے ہیں جن میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, ایک چیف منسٹر کو بلا لیے. سو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیب کے خلاف جو اس وقت تنقید ہو رہی ہے, چاہے وہ جوڈیشری میں سے ہو یا معاشرے میں سے ہو, اس سے کوئی نیب کے کیسز کے اندر فرق پڑا ہے, تو آئی تھنک اگر ہم صرف انکوائریز وغیرہ اور انویسٹیگیشن نکال کے ہی بیٹھ جائیں تو the numbers in themselves may tell a very different story. So that جو اسٹرگل, پاور اسٹرگل چل رہی ہے اس کے اندر کرپشن انفارچونیٹلی جو ہے وہ ایک صرف جس کو کہتے ہیں ہتھیار ہوتا ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے, اور وہ استعمال کرنے والے ہر کوئی کرتا ہے. اٹس جسٹ کہ اس وقت کس کے ہاتھ میں وہ پاور ہے. اگر ہم اسی طرح دیکھ لیں, اور اگر وہ کرپشن کے کیسز نہیں ہوتے تو کوئی اور طریقہ ہوتا ہے, بٹ بیسکلی وی آر یوزنگ دا لیگل سسٹم in a way. And again میں یہاں فیصل صاحب اور جبران صاحب سے کہوں گی کہ مجھے بتائیں کہ اگر میں یہ غلط کہہ رہی ہوں کہ شاید کرپشن کیسز سے آگے کی بات ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ 2008 کے بعد مشرف صاحب کے اوپر بھی کس طرح کے کیسز بنائے گئے. کیا لال مسجد کا جو کیس تھا فار ایگزامپل,
क्या वो उसको उस तरह वो चलता उस तरह, हैड इट नॉट बिन के 2008 तक जिस तरह की मूवमेंट हुई, जिस तरह के हमने एक मिलिट्री डिक्टेटर को हटाया और उसके बाद इलेक्शंस हुए, अगर वो सारे इवेंट्स उस तरह ना होते तो क्या वो लाल मस्जिद का केस उस तरह चलता? सो लीगल सिस्टम भी इस्तेमाल होता है, उसके अंदर करप्शन जस्ट हैपन्स टू बी आई थिंक द ईजिएस्ट टूल, क्योंकि जैसे कि अभी जबरान साहब ने भी जिक्र किया कि उसके अंदर ऑब्वियसली इट इज़ द ईजिएस्ट थिंग टू से, या जैसे फैसल साहब ने भी कहा कि ब्यूरोक्रेट्स तो रोज़ गलत काम करते हैं, उनको पकड़ लेना और कहना कि इसमें करप्शन हुई है इज़ परहैप्स द ईजिएस्ट, क्योंकि वो टेक्निकलिटीज़ किसी को समझ नहीं आती, तो वो तरीक़ा इस्तेमाल होता है। बट कहीं ना कहीं आप देखें तो ये सब केसेस जो है इनका कहीं ना कहीं ताल्लुक इज़ विद द लार्जर इंट्रा पॉलिटिकल एलीट स्ट्रगल। तो ये क्या ख़त्म हम कर सकते हैं ब्यूरो को या इस अकाउंटेबिलिटी को की ड्राइव को? इज़ दैट द ऑब्जेक्टिव, या वो जो उसके पीछे सियासत है उसके तक जब तक मसाइल हल नहीं होंगे तो ये यूं ही चलता रहेगा? शुक्रिया आरफा साहिबा। जिब्रान। अच्छा, चूंकि आप सवाल करप्शन के ऊपर है और हम आपका भी जिक्र कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र कर रहे हैं, तो एक तो बहुत ही सेमिनल केस फॉर एग्जांपल हमारे सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि मलिक रियाज साहब के जो बहरिया टाउन के अंदर करप्शन वगैरह पकड़ी गई है कराची में, जिसमें कोई 460 अरब रुपए को फाइन कर दिया गया। उसके लिए उन्होंने बनाया एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच, और इम्प्लीमेंटेशन बेंच जब भी बनता है तो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं कि उसको क्या इख्तियार और क्या इख्तियार नहीं है। नैब के रेफरेंसेस के हवाले से कोई फैसला करने का इख्तियार उस इम्प्लीमेंटेशन बेंच को नहीं था, मगर उन्होंने बेहतर समझा कि वो रोक दें नैब को रेफरेंस फाइल करने से मलिक रियाज साहब के खिलाफ भी। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो 460 अरब हैं ये आप हमारे अकाउंट में जमा कराएंगे, मगर आज तक सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से ये नहीं पूछा कि 190 मिलियन पाउंड जो कि पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत थी, जो कि ब्रिटिश सरकार ने पाकिस्तान को लुटाई एज करप्शन मनी, जो कि हमारे नेशनल एक्सचेकर में आना चाहिए था, वो डायरेक्टली उस केस के अंदर मलिक रियाज साहब के नाम से अकाउंट में हुकूमत ने क्यों जमा करा दिया। और फिर करप्शन की इंतहा ये है कि कुछ दिन पहले गवर्नर सिंध टेलीविजन पे कहते नजर आए कि जो कराची में K4 का मंसूबा है, जो कि ख़राब इसलिए हुआ क्योंकि उसको एक्सटेंड करके बहरिया टाउन तक आपने पानी पहुंचाना था, उसको ठीक करने के लिए जो मलिक रियाज साहब के नाम से पैसे जमा हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हम वहाँ दरख्वास्त देंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट मुनासिब समझे तो उससे हम K4 ठीक कर लेते हैं। तो उस एक केस के अंदर आपको इतना बड़ा नेक्सस नजर आता है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि पॉलिटिक्स ऑफ करप्शन पाकिस्तान के लिए अच्छी है कि नहीं। देखिए, ये पॉलिटिक्स ऑफ करप्शन हमारा पॉलिटिकल, फिलोसफिकल और इंटेलेक्चुअल इम्पोवरिशमेंट जो है सियासत, क्योंकि हम खेलते हैं सियासत होलियर देन दाव पे, क्योंकि हम खेल नहीं सकते सियासत वाइजर देन दाव पे। उसकी वजह यह है कि हम दरअसल ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो मेन स्ट्रीम में हैं, ये पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स नहीं हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑल्टरनेटिव्स हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई भी फर्क नहीं है, कि तमाम प्राइवेटाइजेशन के कायल हैं, तमाम कैपिटलिस्ट पॉलिसीज के कायल हैं, तमाम IMF के पैकेजेस देने के कायल हैं। इनकी फॉरेन पॉलिसी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी कहीं और से चलती है। इनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में कोई फर्क नहीं है। आज अगर आप बोलें किस तरह के भद्दे ऑर्डिनेंस आ रहे हैं PTI की हुकूमत में, तो याद रखें कि पोपा जो है 2014 में नून लीग के दौर में आया था, और वो भी कोई माशाल्लाह से कोई इंसानी हकूक की पासदारी के लिए कानून नहीं आया था। इनकी वाटर पॉलिसी में कोई फर्क नहीं है। जिस डायमर भाषा डैम को इफ्तिताह कर रहे थे इमरान खान साहब, इसकी जरिए जमीन जो है वो PMLN ने खरीदी थी, और दोनों ही पार्टियां समझती हैं कि कराची के पानी का मसला जो है वो डिसैलिनेशन प्लांट लगा के हल होगा। इनकी एनर्जी पॉलिसी में भी कोई फर्क नहीं है। पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ, नून लीग से सपोर्ट किया हुआ, PTI सपोर्ट कर रही है थर के अंदर कोल निकाल के बिजली पैदा करें, जबकि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे थे कि ये हम क्या कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ कोल से एनर्जी पैदा करके। लोकल गवर्नमेंट तमाम ने अपने दौर में कमजोर की, खास तौर पे अगर उनकी अपनी पार्टी की नुमाइंदगी वहां पे नहीं थी। तो इन तमाम मेन स्ट्रीम पार्टीज में आपको पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव नहीं मिलता। पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव अगर आपको कहीं मिलता है तो वो जो हमारी रीजनल नेशनलिस्ट कॉम्परस पार्टियां हैं वो आपको दे सकती हैं, या जो हमारी मजहब की बुनियाद पर बनी हुई पार्टियां हैं। वो ऑल्टरनेटिव अच्छा हो कि नहीं वो एक और बहस है, क्योंकि असल पॉलिटिकल जो है चीजें जो मूव कर रही हैं वो मूव कर रही है एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से। और इन तमाम मेन स्ट्रीम पार्टीज के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि ये खुल के बात कर सकें, जो अक्सर अलग अलग हलकों से बात होती है। एक पॉलिसी ऑफ ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की पाकिस्तान को जरूरत है, तो वो ना सिर्फ सिविल मिलिट्री इदारों के दरमियान बल्कि विद इन सिविल इदारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनके दरमियान की जरूरत है कि ये पॉलिटिक्स ऑफ करप्शन इसलिए खेलते रहते हैं क्योंकि कोई भी और सियासी मुतबादिल नहीं दे सकता। तो सवाल आज ये है
کہ پنجاب کون بہتر چلا سکتا ہے. پالیسی چینج کرنے کی بات نہیں کر رہے, بزدار کو شہباز سے ریپلیس کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو ہمیں ایگزیکٹو آفیسرز چاہیے, اور یہی رول بن کے رہ گیا سیاسی پارٹیوں کا. تھوڑا بہت ہلکا پھلکا آپ کو فرق نظر آ جائے گا, پیپلز پارٹی کوئی سوشلسٹ پروگرام لے کے آ جائے گی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح, ورنہ ادروائز بائی اینڈ لارج تمام تر ایک ہی سیاست کے قائل ہیں. اور اسی لیے بھی جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جمہوریت کی نرسری یا پالیٹکس کی جو نرسری ہوتی ہے, جو غلط ہم کہتے ہیں کہ لوکل باڈیز ہے, وہ نہیں ہوتی. ہمارے اصل نرسری جو ہے وہ یونینز ہیں, وہ ہمارے یہاں ٹریڈر ایسوسیشنز ہیں, یونینز ہیں, لیبر یونینز ہیں, اسٹوڈنٹ یونینز ہیں. آج 72 سال کے بعد بھی ہمیں آئین کے اس آرٹیکل پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم طلبہ جو یونینائز کر سکیں اور ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہو سکے, نئے خیالات کی لیڈرشپ پیدا ہو سکے, نئے احساسات کے ساتھ, اینڈ وداؤٹ اینی اسکیلٹنز ان دی کلوزٹ. موجودہ جو لوگ پارلیمان کے اندر ہیں تب سب کی کا کہتے ہیں وہ جو ماضی کے اندر داغدار ہے کسی لحاظ سے. تو آج اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جی نیب میں ترمیم ہونے جا رہی ہے, تو کیا ان میں سے کوئی بھی پارٹی اپنی ماضی کی کرپشن کو بچانے کے لیے اس ترمیم کو اس نظر سے نہیں دیکھے گی؟ کیا پہلے سے ہی آپ امینڈمنٹس کو اس لینس سے نہیں دیکھیں گے کہ ہماری پکڑ نہ ہو؟ تو بہتر ہے کہ ایک تو اس بنیادی بات پہ میں ایگری کر لینا چاہیے کہ اگر آپ حقیقی طور پہ چاہتے ہیں کہ کوئی قانون بن جائے جس میں کسی کا پرسنل انٹرسٹ نہ ہو, تو وہ مستقبل کے لیے قانون سازی کیجیے. ریٹروسپیکٹو افیکٹ کے ساتھ کوئی بھی قانون سازی بیوروکریسی کے لیے ہو یا سیاسی پارٹیوں کے لیے ہو, جرنیلوں کے لیے ہو یا ججز کے لیے ہو, وہ قابل قبول نہیں ہوگی. ہم یہ فیصلہ تو کر سکتے ہیں کہ آنے والے آج 14 اگست سے اگلی 14 اگست تک کرپشن نہیں ہوگی, مگر اس 14 اگست سے پچھلی 14 اگست جتنی کرپشن ہوئی تھی اس کا حساب دینے کو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. شکریہ جبران. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کی نظر میں what are the main defects in the NAB law and its functioning? Can it be reformed or does it have to be abolished? آپ کی نظر میں اس قانون میں اصلاحات کی گنجائش ہے یا اس کو تحلیل کر دینا چاہیے؟ اس کے مین مسائل کیا ہیں؟ عارفہ صاحبہ اگر آپ پہلے پلیز رسپونڈ کریں. جی تھینک یو سو مچ فار لیٹنگ می گو فرسٹ. دیکھیں جی, اس کے جو اصلاحات ہونے ہیں وہ میرے خیال میں کافی حد تک تو ہم اس پہ بات ہوتی رہی ہے. ججمنٹس کا بھی ذکر ہوگا, وہ بھی آئی تھنک فیصل صاحب اور جبران صاحب زیادہ تفصیل سے کریں گے. میں ذکر کروں گی آصف سعید کھوسا صاحب کی ایک ججمنٹ تھی کچھ عرصے پہلے, وہ آئی. انہوں نے بھی اس کے اندر اریسٹ پاورز کی بات کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا, بہت اسپیسیفکلی کہا تھا کہ اریسٹ پاورز جو بیل کے پاورز ہیں وہ آپ لوور کورٹس کو دے دیں تاکہ جلد ہی فیصلے ہوں. اب another aspect to it, اگر آپ صرف اس کو پیورلی لیگل طریقے سے دیکھیں, and again I think اس کے اوپر فیصل صاحب اور جبران صاحب زیادہ تفصیل سے بات کر سکتے ہیں, کہ جو اوریجنل نیب لا تھا اس کے اندر جو برڈن آف پروف جس کو کہتے ہیں وہ ڈالا گیا تھا اکیوزڈ پہ, پر اس کے بعد بہت سارا کیس لا ہے جو اس کے اوپر جس نے تفصیل سے بات کی ہے کہ یہ کس طرح اور کب برڈن آف پروف جو ہے وہ آتا ہے اکیوزڈ کے اوپر. سپیریئر کورٹس کی ججمنٹس ہیں 99 آنورڈ جس کے اندر انہوں نے بہت تفصیل سے بات کی ہے کہ اس طرح جب یہ اسٹیبلش ہو جائے گا تو اس کے بعد برڈن آف پروف اکیوز پہ ہوگا. وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا. اگین دس از سم تھنگ آئی ووڈ آلسو لائک ٹو سے برنگ اپ, کہ جو ہم آج بہت خوش ہو رہے ہیں اور ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کی جو بیل کی ججمنٹ ہے اس سے فرق پڑے گا جوڈیشری پہ. تو جو اتنے زیادہ پچھلی ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی جو یہ اسپیسیفائی کرتی ہیں کہ کس طرح برڈن آف پروف جو ہے وہ اکیوزڈ کے اوپر ہوتا ہے اور کس کانٹیکس میں ہوتا ہے, نن آف دیٹ ہیز اپلائیڈ ان اینی آف دا کیسز جب وہ نیب کی کورٹ سے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. وہ ججمنٹس ہوتی ہیں وہ ہر دفعے ایک اور طریقے سے ہوتی ہیں, پھر وہ ہائی کورٹس میں جا کے اوور ٹرن ہوتی ہیں. تو جو قانون ہے وہ ایک تو اپنی جگہ ہے, اس کے اندر مسائل بہت ہیں. اس کو obviously اس پہ دو ڈیبیٹ پوائنٹس آف ویو ہیں. اگر آپ سیاسی طور پہ دیکھیں تو اس پہ دو پوائنٹس آف ویو ہیں. ایک جو ہے وہ حکمران جماعت کا ہے, ساتھ میں obviously ان کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے اس کا ہے کہ اسی قانون کے اندر ترامیم ہونی چاہیے. وہ ترامیم کیا ہیں؟ وہ بھی وہ اسی طرح چاہتے ہیں کہ جس سے اکانومی چلتی رہے, ان کے جو ان کے خدشات ہیں یا بیوروکریٹس کی یا بزنس مین کے وہ ایڈریس ہو جائے, مگر ساتھ ساتھ جو ایک کیمپین چل رہی ہے اپوزیشن کی یا اور سیاستدانوں کے خلاف اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے. اور جو اپوزیشن ہے, اگر آپ اس اپوزیشن سے بات کریں تو اپوزیشن کا تو پہلا موقف یہی ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ اس قانون کو اٹھا کے آپ باہر پھینک دیں.
मगर अगर अगेन कि वही कि दे ऑल्सो नो दैट पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, और उनको भी पता है कि शायद एट बेस्ट उनको यही अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि उन्होंने तरामीम वो कर पाएंगे नैब के लॉ की। तो जब आप उनसे बात करें, फैसल साहब ने सही कहा कि वो पूरा हमारे पास ड्राफ्ट भी मौजूद है, बट इवन द कॉन्वर्सेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आईड लाइक टू पॉइंट दिस आउट कि जब उनसे आप बात करें और आप पूछें कि आपको किस किस्म की तरामीम चाहिए, तो वो ख्वाजा साद रफीक वाली जजमेंट को कोट करते हैं, वो जो आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट है जिसके अंदर स्पेसिफिकली बहुत जिसको कहते हैं कि हम स्पेसिफिक और सॉलिड सजेशंस हैं कि आप जो बेल का पावर है वो दें लोअर कोर्ट्स को। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा है, मगर आप ख्वाजा साद रफीक वाली जजमेंट देखें, बिकॉज दैट जजमेंट एक्चुअली अलाउज देम टू टॉक अबाउट वेरी वाइड रेंजिंग चेंजेस, कि वो इस तरह की तब्दीली कि आप इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को ख़त्म करें। अब वो आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को कानून के तरीके से कैसे ख़त्म कर सकते हैं, एक्सेप्ट दैट यू वीकन द नैब अथॉरिटी अ लॉट। सो इसकी कहने का मेरा मकसद ये है कि इसके अंदर जो तरामीम सजेस्ट होती हैं या उसके ऊपर बहस भी होती है, वो भी उसी सियासत से, जिस सियासत के अंदर ये नैब ऑपरेट कर रहा है और जिस तरह ऑपरेट करता है उन्हीं सियासी जमातों की और उनकी सियासत की नज़र से वो इसके अंदर तब्दीली भी करना चाहते हैं। आइडियल यही होना चाहिए कि आप नैब को बंद करें और आपके जो बाकी इदारे हैं आप उनको इफ़ेक्टिव करें, मगर वो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि बिकॉज ऑफ द वे द पॉलिटिक्स इज़ वर्किंग राइट नाउ कि ये होगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि नैब के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ होंगी, वो कितनी हो सकती हैं, क्योंकि जो गैप है बिटवीन व्हाट द ऑपोजिशन वांट्स एंड व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मगर और हुकूमत का इस वक्त कोई इरादा नहीं लग रहा कि जो उन्होंने तब्दीली करनी है उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करें तब्दीलियाँ जो अपोजिशन चाहती है। ये अब हमें देखना पड़ेगा, मगर मेरे ख्याल में द आइडियल सिचुएशन इज़ वन थिंग कि वो क्या होना चाहिए और क्या होगा उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और वो इसीलिए क्योंकि जो पॉलिटिक्स है हमारी वो इस तरह मूव करती है। I think I'd leave it at that. Thank you, Arfa Sahaba. Faisal Siddiqui साहब। जी, आई मीन इसमें क्या तब्दीलियां होनी चाहिए, मेरे ख्याल में उससे पहले ये मैं एक इंट्रोडक्टरी बात ये कहना चाहूँगा कि आरफा ने जिस तरह कहा कि उनको नज़र नहीं आता कि जिस तरीके से ये एक पॉलिटिसाइजेशन ऑफ करप्शन है या पॉलिटिक्स ऑफ करप्शन है, इसमें कोई ज़्यादा तब्दीली आएगी। देखिए, ड्राइव ऑफ करप्शन इज पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। अगर क्लाउडस्विथ का हम डिक्टम जरा सा रीफ्रेस कर देते हैं, लेकिन जिस तरह आरफा ने खुद कहा कि 2008 से 2016 तक हम देखते हैं कि नैब जो है एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस में चला जाता है। तो मुझे नजर आता है कि नैब बेशक डिसअपियर ना हो, करप्शन का डिस्कोर्स डिसअपियर ना हो, लेकिन इसकी जो इतनी सेंट्रलिटी है वो मुझे नजर आता है कि वो जरा बैक बर्नर में जाएगी। और देखिए, ये जो कानून इस्तेमाल होता है पॉलिटिक्स में, इसके मुख्तलिफ रूप रहे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। एक ज़माने में ट्रीजन लॉ इस्तेमाल होता था नैब की तरह, एंटी टेररिज्म लॉ इस्तेमाल होता था पॉलिटिशियंस के खिलाफ, प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ इस्तेमाल होता था, वो सब सियासत थी। और नैब लॉ भी, करप्शन के लॉज भी इस्तेमाल हुए हैं। तो कानून के थ्रू सियासत तो हमेशा की गई है। इशू ये है कि ये जो सियासत अब करप्शन के कानून के तहत की जा रही है और उसकी इतनी सेंट्रलिटी है, उसमें कुछ कमी आएगी। मेरी नज़र में उसमें कमी आएगी। आई डोंट थिंक नैब विल विथस्टैंड दिस क्रिटिसिज्म। गायब नहीं होगा, ये थोड़ा बैक बर्नर में चल जाएगा, क्योंकि एक जेन्युइन एक फियर है कि मुल्क रुक गया है और इस मुल्क की डेवलपमेंट को फर्क पड़ा है, इस मुल्क की सियासत इस
नहज पे पहुंच गई है कि अब हम इस किस्म की पॉलिटिक्स ऑफ करप्शन इस लेवल पे अफोर्ड नहीं कर सकते। और मेरी नज़र में एक उस किस्म का कंसेंसस पैदा हो रहा है जिसमें जो आपकी सोसाइटी में है वो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि हमारी सोसाइटी में ये है कि हम सारी करप्शन ख़त्म कर दें। मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी में ये एक्सेप्टेंस है कि कुछ एक हद तक करप्शन को बर्दाश्त करना पड़ेगा, अदरवाइज ये सोसाइटी कंप्लीटली रुक जाएगी, ये स्टेट कंप्लीटली रुक जाएगा, लोगों की जिंदगियां रुक जाएंगी। तो करप्शन को एक लेसर ईवल के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है अगर लोगों की जिंदगियां चलती रहें, इकोनॉमिक्स चलती रहे, पॉलिटिक्स चलती रहे, सोशल डेवलपमेंट होती रहे। और इसीलिए ऑल्दो वर्बली बहुत कहा जा रहा है कि इसको अबॉलिश कर दिया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में एक कंसेंसस है कि इसको एक लेवल पे रिफॉर्म किया जाए। और ये मुझे नज़र आता है रिफॉर्म होगा। और दो किस्म के ड्राफ्ट्स हमारे सामने आए हैं। एक तो हुकूमत का ड्राफ्ट है जो बेसिकली टिंकरिंग करना चाहते हैं कुछ चीज़ों पे, बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ओपोनेंट्स को नहीं ख़त्म करना चाहते। एक फिर ऑपोजिशन का ड्राफ्ट है जिसमें बेसिकली ये है कि इस नैब को अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो उसको इतना इनफेक्टिव बना दिया जाए कि इट बिकम्स ए डेड इंस्टीट्यूशन रियली। तो ये हमारे पास दो एक्सट्रीम्स हैं रिफॉर्म के एजेंडाज। मेरे ख्याल में तीन चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है, और इस पे आरफा और जिब्रान ने बात की है कि मेरे ख्याल में नैब के कानून को आप ना बिल्कुल रेडिकली कंप्लीटली पावरलेस कर सकते हैं, ना मेरी नज़र में अबॉलिश कर सकते हैं, फॉर 3 रीजंस। एक तो ये पॉलिटिकली इम्प्रैक्टिकल है, जैसे आरफा ने बिल्कुल सही बात की कि ये आपके पॉलिटिकल डिस्कोर्स का पार्ट है, कोई ना कोई पॉलिटिकल एलीट ये गेम खेलेगी और इसमें एक रेजोनेंस है पब्लिक में। दूसरी रीज़न ये है कि मेरे ख्याल में इसकी एक नेसेसिटी भी है जो लोग समझते हैं। इस करप्शन तो है, लेकिन इस सोसाइटी में दिन ब दिन करप्शन मैसिवली इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई रिगरस करप्शन ड्राइव ना हो। लेकिन मेरे ख्याल में जो तीसरी रीज़न है जो कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि एक्चुअली नैब जो है with all its problems, politicization, abuse of the power of arrest, ये पाकिस्तान में सबसे effective institution रहा है to prosecute corruption cases। इनकी जो level of investigations हैं, तो जो तीसरी बात लोग accept नहीं करना चाहते कि नैब जो है it's the most effective एंटी-करप्शन इंस्टीट्यूशन वी सीन इन पाकिस्तान हिस्ट्री। इसमें बिल्कुल पॉलिटिसाइजेशन है, अब्यूज है, लेकिन जो लेवल ऑफ आपको नैब में नजर आती है बहुत है, लेकिन 50% बहुत अच्छी। जो आपको इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन एटलीस्ट 40-50% केसेस में नजर आती है, उस किस्म की मैंने एंटी करप्शन एक्ट के अंडर प्रोसिक्यूशंस नहीं देखी, क्योंकि मैं नैब में स्पेशलाइज करता हूं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। तो इफेक्टिवनेस की वजह से भी आई डोंट सी इट डिसअपीयरिंग। इसमें क्या अमेंडमेंट्स हो सकती हैं? देखिए, बहुत सारी अमेंडमेंट्स हो सकती हैं। आप किसी लॉयर से पूछेंगे वो तो 1000 अमेंडमेंट्स बता देगा, लेकिन मेरी नज़र में 3-4 बड़ी इश्यूज हैं जो हमें टैकल करना चाहिए। पहले जो चीज़ है वो है दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द चेयरमैन नैब। हमने देखा है इसने बड़े मसले क्रिएट किए। वो चेयरमैन नैब कंप्लीट है, उसको निकालना उतना ही मुश्किल है जितना एक सुप्रीम कोर्ट के जज को डिसमिस करना है। यू कैन ओनली हैव रिमूव्ड थ्रू द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि नैब के हवाले से एक कंप्लेंट्स बॉडी बननी चाहिए, एक इफेक्टिव
विद पावर कंप्लेंट्स बॉडी होनी चाहिए जिसमें 3 कैटेगरीज ऑफ लोग होने चाहिए, गवर्नमेंट, ऑपोजिशन एंड एन इक्वल नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव सिविल सोसाइटी मेंबर्स, और वो नैब के हवाले से कंप्लेंट सुने और उसके पास इफेक्टिव पावर्स हो कि वो कुछ कर सके। इसी तरीके से चेयरमैन नैब का जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है, शॉर्ट ऑफ हिम बीइंग रिमूव्ड, आप हर बात पे तो रिमूव नहीं कर सकते चेयरमैन नैब को, वो चेक हो सकता है। मैं दूसरा जो इसमें सजेशन करूंगा, ये करूंगा, आरफा ने बिल्कुल सही कहा कि ये तो अब कंसेंसस है कि आप इमेजिन करें ये कितने कैंगरू कोर्ट्स हैं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, सॉरी बट दिस इज अ लीगल टर्म विच इज यूज्ड फॉर कोर्ट्स जो बेल भी ग्रांट नहीं कर सकते, उन्हें कैंगरू कोर्ट्स कहा जाता है। यानी आपका जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है, जो टेररिस्ट ऑफेंसेस ट्राई करता है, वो बेल ग्रांट कर सकता है, नैब का जज बेल ग्रांट नहीं कर सकता। इसीलिए इतनी पेंडेंसी है हाई कोर्ट में बेल के हवाले से। अरेस्ट के हवाले से मेरे ख्याल में कुछ कानून में तब्दीली होनी है, कुछ जुडिशियल माइंडसेट में तब्दीली होनी है। कानून में यह तब्दीली होनी है कि कानून में किसी को भी रेफरेंस दाखिल होने से पहले आप अरेस्ट नहीं कर सकते at the inquiry stage, at the investigation, except in 3-4 circumstances. Number 1, आपको डर हो कि वो भाग जाएगा। Number 2, कि वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा, आता नहीं आपके बुलाने पे, सवालों का जवाब नहीं देता, या आपको शक है कि वो इतनी पावरफुल पोजीशन में कि वो एविडेंस से टैम्पर करेगा। Not be any arrest. Warrants of arrest or issue of arrest should be decided by the accountability courts. NAB chairman issue करे arrest के लिए, लेकिन it should ultimately lie with the accountability court कि वो arrest होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आरफा ने बिल्कुल सही बात की थी कि भाई ये ठीक है NAB अब्यूज करता है, तो ये कोर्ट्स तो हर 15 दिन बाद रिमांड देते हैं। वो एक मिसनोमर है कि 90 दिन का रिमांड है, वो 90 दिन का रिमांड होगा अल्टीमेटली, बट हर 15 दिन बाद एक जज को ये फैसला करना होता है कि वो उसको नैब की कस्टडी में दे या जुडिशियल कस्टडी दे। अगर वो जुडिशियल कस्टडी उसको 15 दिन बाद या 30 दिन बाद कर देता है तो उसकी बेल जल्दी हो सकती है। तो ये एक जुडिशियल माइंडसेट में चेंज होना जरूरी है, और जो मैंने पहले बात की थी कि जुडिशरी को ये समझना जरूरी है कि उसकी बुनियादी ऑब्लिगेशन लोगों की फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। मेरे ख्याल में ये लोगों को अनयूजुअल लगेगी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जजेस के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि फंडामेंटल राइट्स कोई सेकेंडरी चीज है, हमारा बुनियादी काम करप्शन दूर करना है। तो ये कुछ पावर ऑफ अरेस्ट में अमेंडमेंट्स होनी है, कुछ जुडिशियल माइंडसेट व्हेन इट कम्स बेल ग्रांट करना, अरेस्ट को देखना होना है। लेकिन मेरे ख्याल में एक आखिरी मैं तब्दीली बताऊंगा जो मेरे ख्याल में बुनियादी तब्दीली है। देखिए, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि नैब एक बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी कानून है। आपके में 3 ना, ये जो 3 बड़ी इलीट्स हैं आपके, नैब कानून सिर्फ पॉलिटिकल इलीट पे अप्लाई होता है कि नैब कानून के अंदर ये एक्सक्लूजन है कि आप किसी जज के खिलाफ, सिटिंग जज के खिलाफ कोई करप्शन केस नहीं दाखिल कर सकते, किसी सिटिंग इवन कर्नल के खिलाफ कोई केस दाखिल नहीं कर सकते। तो जब इस किस्म का डिस्क्रिमिनेटरी कानून होगा तो फिर तो पॉलिटिकल इलीट टारगेट होगी, क्योंकि बाकी 2 इलीट्स हैव नथिंग टू लूज, वो तो चाहेंगे कि नैब स्ट्रेंथन हो। अब इस इशू को टैकल करने का ये मतलब नहीं है कि आप सिटिंग जजेस के खिलाफ करप्शन रेफरेंसेस दाखिल कर दें या जनरलों के खिलाफ या मिलिट्री ऑफिसर्स सिटिंग उनके खिलाफ करप्शन केसेस दाखिल कर दें, क्योंकि ये भी मसाइल क्रिएट करेंगे। मेरी नज़र में इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिटिंग जजेस के खिलाफ करप्शन रेफरेंसेस दाखिल कर दें या सिटिंग मिलिट्री ऑफिसर्स के खिलाफ रेफरेंसेस दाखिल कर दें।
वो इन इट सेल्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। इसका मतलब ये है कि मेरी नज़र में जो पॉलिटिशियंस के खिलाफ करप्शन रेफरेंसेस होते हैं उनको प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। मेरे ख्याल में किसी भी सिटिंग पॉलिटिशियन के खिलाफ, अगर वो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली है या मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली या हुकूमत में है, उसके खिलाफ अरेस्ट ऑर्डर्स होने से पहले आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि किसी किस्म का प्रोटेक्शन हो, उस चीज की स्क्रूटनी हो। वो कोई पार्लियामेंट्री कमेटी हो सकती है, वो कोई इंडिपेंडेंट कमेटी हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि ये नैब चेयरमैन को ये पावर दे दिया जाए कि वो किसी भी पॉलिटिशियन को अरेस्ट कर ले, वो चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट ऑर्डर्स इशू कर दे, वो स्पीकर के अरेस्ट ऑर्डर्स शुरू कर दे, वो प्राइम मिनिस्टर की। आई थिंक इन अरेस्ट ऑर्डर्स के ऊपर किसी किस्म की मेरे ख्याल में कोई सुपरवाइजरी बॉडी होनी ज़रूरी है बिफोर दीज अरेस्ट ऑर्डर्स आर इम्प्लीमेंटेड। आप पॉलिटिशियंस को एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमें उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। जिब्रान साहब, अगर आपकी मेरे ख्याल में बात मुकम्मल हो चुकी है, सारी अच्छी बातें हो चुकी हैं, मगर वही बात है ना, ख्वाहिश का पाकिस्तान और एक हकीकत का पाकिस्तान। आप कह रहे हैं कि एक इदारा जिसको बनाने का मकसद ये है कि वो डिस्क्रिमिनेटरी हो, बनाने का मकसद ये है कि उसके पास एक रैशनल अमाउंट ऑफ पावर्स हों, बनाने का मकसद ये है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, उसको हम रैशनलाइज कर दें, उसको हम डिसेंट्रलाइज कर दें, उसके अंदर हम अकाउंटेबिलिटी लें और ये अरेस्ट के कवर्स जाएँ। लेकिन सियासी तौर पे बेशक हम कितना भी नैब को बुरा समझें या नाकिद समझें, मगर इस खबर की बहुत वैल्यू होती है कि नैब ने फलां को तलब कर लिया। आपने जब अली खान को सीएम पंजाब के लिए से बाहर करना था तो 4 बार नैब ने तलब कर लिया था। अब लोग कह रहे हैं सीएम पंजाब को दोबारा बदलने की बारी आई है तो गुलजार साहब को नैब ने तलब कर लिया है, और वो अपने साथ खबर जो है एक पॉलिटिकल फितवा कैरी करती है, इल्जाम कैरी करती है कि ये साहब जो हैं ये करप्ट हैं। तो इस वजह से जब तक हमारा पर्पस नहीं चेंज होगा, दैट इज कि ना सिर्फ अपोजिशन को बट के अपने अंदर भी अगर हमने पावर्स में जो लोग हैं उनको चेंज करना है, उन पर पॉलिटिकल प्रेशर डालना है, और नैब इसलिए इस्तेमाल हो रही है। आई डू नॉट सी एनी इफेक्टिव चेंज कमिंग विद इन द नैब। जहाँ तक बात की थी कि जी नैब की वजह से चीज़ें रुक गई हैं तो इसलिए नैब बैक बर्नर पे चली जाएगी, तो आपने बिजनेस कम्युनिटी को तो बुला के ऑलरेडी रिलीफ दे दिया। एक मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम फ्लावर मिल्स को जो है नैब चेयरमैन ने रिलीफ दे दिया। आहिस्ता आहिस्ता वज़ीर आज़म साहब ने ये भी 2-3 बार कहा है कि जी मैं ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी रिलीफ मांग रहा हूँ। तो सियासी पार्टियों को छोड़ के, चूंकि देखें ना बहुत सारे तो आपके इस वक्त जो केपी की ब्यूरोक्रेसी है अंडर पीटीआई पिछले 6-7 साल से जो काम कर रही है, और वहाँ पे जो सियासतदान है या बीआरटी का जो रेफरेंस हो गया, या उनको कोर्ट से स्टे मिल जाता है या नैब खुद उनको परसू नहीं करती उस हवाले से उस तरीके से। तो ये बात कि जी मुल्क रुक जाएगा उसका भी वो हल निकाल लेंगे। प्राइमरीली जो बात करने की है वो उस वक्त ये है कि देखिए पिछले 2 साल के अंदर पाकिस्तान में हुआ क्या है। पाकिस्तान में पिछले 2 साल के अंदर आपने अपोजिशन को एक, जिस तरह कैंगरू कोर्ट है इसी तरह आपने एक रबर स्टैम्प अपोजिशन बना दी है। और उसको बनाने की वजह क्या थी? उसको बनाने की वजह ये है कि आप एक मुख्तलिफ किस्म की कानून साजी पाकिस्तान में कर रहे हैं जिसके अंदर आपकी स्टैब्लिशमेंट का इंक्रोचमेंट इनटू पावर बहुत ज्यादा है। ऑर्डिनेंस भी आपको उसी की कड़ी नजर आते हैं। इसके साथ साथ अलग अलग इदारों में ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस के अंदर रिटायर्ड या सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल्स या मेजर जनरल्स की तैनाती भी आपको नजर आती है। आप एक तरीके से पाकिस्तान में जो 18वीं तरमीम के बाद जो एक जमहूरियत की महरान चली थी 2008 में, जो 2018 तक जाके करोला बनी थी, आप चाहते हैं आप उसे दोबारा तोड़ फोड़ के होंडा सिटी 70 बना। तो ये तमाम तर कवानीन जिसके ऊपर आप अपोजिशन की मंजूरी चाहते हैं, वो तमाम तर चीजें जिस पे आप अपोजिशन की खामोशी चाहते हैं, उसके लिए आप नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नैब इज जस्ट अ प्रेशर टूल। अगर आप नैब को आज डिफंक्ट कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो कल को आप कोई और प्रेशर टूल बनाएंगे, क्योंकि असल ऑब्जेक्टिव करप्शन का इलाज पाकिस्तान में नहीं है। असल ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आप एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क डिसमेंटल करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, उसके लिए आपको वक्तन फवक्तन अलग पॉलिटिकल प्रेशर टूल्स की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल नैब वो किरदार अदा कर रहा है। और कंफ्यूजन इतनी है कि जिस हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं क्यों ना नैब को बंद कर दिया जाए, उसी हेयरिंग के ऑर्डर में कहते हैं कि 125 नैब अदालतें और बना दी जाएं। सो इसलिए ये गेस करना बड़ा मुश्किल है कि आने वाले कल में क्या होगा। बट अगेन ऑब्जेक्टिव जो है वो करप्शन का खात्मा नहीं है, ऑब्जेक्टिव कुछ और है। नैब इज जस्ट असिस्टिंग इन दैट। बहुत शुक्रिया जिब्रान साहब, हमारे तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके आपस में एक दूसरे से कोई सवालात हैं या कमेंट्स हैं तो यू आर वेलकम टू मेक दोज, अदरवाइज थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।
and this has been a truly informative learning opportunity. बहुत शुक्रिया. इसके साथ हम अपने गुफ्तगू के इख्तिताम को पहुँचे हैं. खुदा हाफ़िज़.